1000 साल बाद जब एक ताबूत के अंदर से एक आदमी बाहर आता है, तब तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। किसी को यह नहीं पता था कि उस ताबूत में एक ऐसा इंसान है जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा रह चुका था। उसने खुद को इस ताबूत में बंद कर लिया था ताकि दुनिया को विनाश से बचा सके। लेकिन जैसे ही वह ताबूत अपने आप खुलता है, एक नए सफर की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत एक बड़े जहाज से होती है जो समुद्र की गहराई से एक ताबूत को बाहर निकालता है। उस ताबूत को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। वहां लोग ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। कोई भी उसे खोल नहीं पाता। फिर पूर्णिमा की रात, जैसे ही चांद की रोशनी ताबूत पर पड़ती है, वह ताबूत अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसका नाम राय है। अगली सुबह राय एक स्कूल की ओर बढ़ता है। स्कूल के पास पहुंचकर वह अपने कपड़े बदलता है। उसी समय स्कूल के गेट पर एक लड़का राय को देख लेता है और हैरान रह जाता है। उसने कभी इतना सुंदर लड़का नहीं देखा था। वह सोचता है, ये कौन है, लेकिन जब वह दोबारा देखता है, तब तक राय वहां से गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ राय स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ता है। वहां उसे उसका नौकर मिलता है, जो इस स्कूल का प्रिंसिपल फ्रैंकेनस्टीन है। फ्रैंकेनस्टाइन तुरंत पहचान लेता है कि उसका मास्टर वापस आ चुका है। वह झुककर राय से कहता है, मास्टर, मैं आपका 820 सालों से इंतजार कर रहा था। फ्रैंकेनस्टाइन राय को बताता है कि दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। लोग अब अपने सारे काम खुद करते हैं और उन्हें किसी रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं रही। राय यह सुनकर कहता है, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ाई कर लेता हूं ताकि इस बदली हुई दुनिया को समझ सकूं। फ्रैंकेनस्टाइन उसकी बात मान जाता है और उसे एक नई क्लास में भेज देता है। क्लास में टीचर राय से उसका नाम पूछती है। राय जैसे ही अपना नाम बताता है, सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। टीचर उसे थोड़ा डांटती है, लेकिन राय इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर सीन बदलता है और हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दो नए कैरेक्टर देखते हैं, M21 और M24। ये दोनों एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जो सुपर ह्यूमंस बनाती है। M24 के पास खास ताकत है, वह वैम्पायर की तरह खुद को हील कर सकता है। सीन वापस स्कूल में शिफ्ट होता है। राय कैंटीन में जाता है और उसके हाथ में एक चॉपस्टिक होती है, जिसे वह बड़े शांत तरीके से तोड़कर खाता है। एक लड़की उसे देख रही होती है। वह पहले से ही सोच रही थी, यह लड़का कौन है। दूसरी तरफ M21 और M24 कंस्ट्रक्शन साइट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। M21 को राय पर शक होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वह कुछ नहीं करता। रात हो चुकी है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके हैं। तभी एक लड़की राय को धन्यवाद कहती है, लेकिन राय चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी यादें वापस आ रही हों। शिन्वो और उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश होती है। उसी दौरान कॉरिडोर में हमें M21 और M24 एक मॉन्स्टर के साथ दिखते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि उस लड़की और उसके दोस्तों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि मॉन्स्टर वाली बात बाहर न फैले। M21 और M24 यूनियन नाम की शैडो ऑर्गेनाइजेशन के सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हैं। उनके दो सुपीरियर जैक और मैरी उन्हें आदेश देते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द वह ताबूत ढूंढना होगा। जो भी उसके अंदर था, उसे हमें लाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जैक कहता है, तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। अगर तुम मर गए, तो हम नए बना लेंगे। M21 को पता चलता है कि ताबूत के अंदर एक ताकतवर चीज है, जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन वह यह बात जैक और मैरी को नहीं बताता, क्योंकि अगर यूनियन को पता चल गया, तो वे उसे भी मार देंगे। दूसरी तरफ एक टेरेस पर M21 और उसके दोस्त खड़े होते हैं। जैसे ही राय उनकी तरफ देखता है, उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं। M21 को एक अजीब सी अनुभूति होती है। जैक और मैरी कहते हैं, अब हमें उस लड़की और उसके दोस्तों को खत्म करना होगा। अगली रात जब बच्चे स्कूल से घर जा रहे होते हैं, एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। M21 और M24 उन्हें पकड़कर बेहोश कर देते हैं। जैक व्यंग्य करता हुआ कहता है, M24, तुम इस काम में काफी अच्छे हो। फ्रैंकेनस्टाइन उसी समय अपने ऑफिस में होता है, जब उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वह शिन्वो के फोन से किया गया था, लेकिन वह मैसेज जैक का था। उसने यह मैसेज राय को ट्रैप करने के लिए भेजा था। फ्रैंकेनस्टाइन और राय को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक गोडाउन में बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है।
जैक मॉन्स्टर को मारकर बच्चों को खत्म करने की कोशिश करता है। शिन्वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जैक कहता है, तुम जैसे साधारण इंसान हमारे सामने कुछ नहीं हो। शिन्वो की विल पावर देखकर M24 प्रेरित होता है। वह, जो पहले अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था, इस बार पूरी ताकत लगाता है और जैक को एक जोरदार पंच मारता है। जैक दूर जाकर गिरता है। यह M24 की यूनियन के खिलाफ बगावत की शुरुआत होती है। M21 भी यह सब दूर से सुनता है। तभी मैरी उस पर हमला कर देती है। मैरी M21 से लड़ती है और उसे हरा देती है। मैरी कहती है, तुम एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। M24 जैक से पूरी कोशिश के बावजूद हार जाता है। जैक उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि M24 मरने की हालत में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मैरी M21 को आसानी से हरा देती है। मैरी व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है, तुम्हें लगता है कि वो बच्चे अब भी जिंदा हैं? शायद तुम देर कर चुके हो। यह सुनकर राय का गुस्सा बढ़ जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन को वह आदेश देता है, इस लड़की का काम तमाम कर दो। मैं तब तक उन बच्चों को बचाने जा रहा हूं। फ्रैंक अपने महल के अंदर एक जबरदस्त लड़ाई में व्यस्त था। लड़ाई के दौरान मैरी उस पर भारी पड़ रही थी। उसने खुद को सुपरह्यूमन फॉर्म में बदल लिया था। यह देख फ्रैंक भी अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है। फ्रैंक की इतनी ताकत देखकर मैरी एक पल के लिए दंग रह जाती है और बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। ऐसी शक्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फ्रैंक उस मौके का फायदा उठाकर अपना सर्जिकल व्हील अटैक करता है और मैरी एक ही बार में हार जाती है। दूसरी तरफ जैक को लगता है कि राय, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पाएगा। जैक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरी पैंट तो अब तक भीगी होगी। अगर इतना ही डर लग रहा है तो मेरे सामने घुटने टेक दे। फिर वह अपने पैर से राय के पैर को दबाकर उसे झुकने पर मजबूर कर देता है। अपनी इस बेइज्जती पर भी राय कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जैक इसे अपनी जीत मानकर जोर से हंसता है और राय पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे हमले बेअसर साबित होते हैं। राय की ऑरा इतनी शक्तिशाली होती है कि जैक का फुल पावर अटैक भी उस पर असर नहीं करता। राय वही इंसान है जो 1000 साल बाद वापस आया है। जैक जैसे लोग उसे हरा नहीं सकते। राय बड़े आराम से जैक का चेहरा पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटकता है। आसपास की सारी इमारतें हिलने लगती हैं। तभी जैक अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन उसका यह दाव भी बेकार जाता है। राय उसे एक हाथ से ही हरा देता है। जैक अपने मॉन्स्टर फॉर्म में एक बार फिर फुल पावर से हमला करता है, लेकिन राय पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। राय एक ही बार में जैक को गिरा देता है और कहता है, तुम गलत जमाने में पैदा हुए हो। तुम जैसे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। 1000 साल पहले तुम्हें जैसे लोगों को मैं आराम से हरा देता था। इसके बाद राय अपनी स्पेशल ब्लड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करके जैक को पलक झपकते ही पैरालाइज कर देता है और कहता है, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। राय अपनी ब्लड कंट्रोल तकनीक से जैक को एक ही झटके में ब्लास्ट कर देता है। पूरी बिल्डिंग खून से भर जाती है। यह देखकर M21 भी डर जाता है। दूसरी तरफ हमें D5 ग्रुप दिखाया जाता है, जो सशस्त्र बलों पर हमला करके अपना मिशन पूरा करता है। उनमें से एक सदस्य कहता है, मिशन तो पूरा हो गया, अब हमें अपने अगले मिशन के लिए जापान जाना होगा। सभी टीम मेंबर तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शिन्वो अपने स्कूल के लिए निकलता है। M21 अब स्कूल का नया बॉडीगार्ड बन गया है। छात्रों को M21 के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि राय ने उनकी याददाश्त मिटा दी है। सभी लोग M24 को पहचान लेते हैं, क्योंकि वे उससे पहले मिल चुके थे। M21 को यह काम फ्रैंकेनस्टाइन और राय ने दिया था ताकि वह यूनियन से बचा रहे। राय जानता था कि अगर M21 उनके साथ रहेगा तो यूनियन के हमले का खतरा कम होगा। दूसरी तरफ राय की सामान्य स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है। वह रोज स्कूल जाता है, लड़कियां उसके चार्म पर फिदा हो जाती हैं और राय उन्हें देखकर हमेशा कंफ्यूज रहता है। एक दिन क्लास के बाद वह अपने प्लास्टर पर मार्कर से डिजाइन बनाता है और शिन्वो उसे देखकर हंसता है। एक दिन फ्रैंकेनस्टाइन से राय कहता है, मुझे एक फोन चाहिए। फ्रैंकेनस्टाइन तुरंत उसके लिए टॉप मॉडल iPhone 99 का ऑर्डर कर देता है, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों के पास था। शिन्वो फोन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, यह चीन से इंपोर्ट किया गया है क्या? दूसरी ओर कैंटीन के बाहर कुछ गुंडे स्कूल की लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। एक मस्क्यूलर लड़का शिन्वो से पूछता है, तू वही है जिसने मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारी थी? शिन्वो जवाब देता है, मैंने उसे बचाया था, तुम गलत समझ रहे हो।
इस पर वह मस्क्यूलर लड़का गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, तूने उसे गलत टच किया था, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। यह कहते ही वह शिनवू पर मुक्के बरसाने लगता है। M21 उसे बचाना चाहता है, लेकिन राय उसे रोककर कहता है, अभी मत जाओ। अगर तुम सामने आए तो यूनियन को तुम्हें ट्रैक करना आसान हो जाएगा। मस्क्यूलर लड़का बिना दिमाग लगाए लगातार शिनवू पर हमला करता रहता है। शिनवू बचाव की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही वह मस्क्यूलर लड़के के चेहरे पर जोर से पंच मारता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। मस्क्यूलर लड़का फिर से हमला करता है और शिनवू को बुरी तरह घायल कर देता है। जब उसकी हालत खराब हो जाती है, तब राय स्थिति को देखते हुए M21 को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे देता है। M21 तुरंत हरकत में आता है। मस्क्यूलर लड़का उससे पूछता है, तू कौन है जो मुझे रोकने आया है? M21 बड़े ही शांत स्वर में कहता है, यह स्कूल है, यहां बच्चे पढ़ने आते हैं। यह तेरी गुंडागर्दी की जगह नहीं है। मस्क्यूलर लड़का एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन M21 उसका हमला आसानी से बचाकर एक ही वार में उसे हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। मस्क्यूलर लड़का एक कार पर जाकर गिरता है। इतनी ताकत देखकर मस्क्यूलर लड़के की फट जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है। स्कूल के सभी लोग M21 की तारीफ करते हैं। सब यह देखकर हैरान होते हैं कि वह एक सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद कितना शक्तिशाली है। रात के खाने के वक्त राय अपने पसंदीदा डिश रामेन का लुत्फ उठा रहा था। उसी वक्त फ्रैंक M21 से माफी मांगता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हें पब्लिक में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ा। कहीं यूनियन तुम्हें ट्रैक न कर ले। M21 हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, कोई बात नहीं। मैं यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, तो यह मेरा फर्ज था। अगले सीन में D5 ग्रुप आपस में बातचीत कर रहा होता है। हमें अपना मिशन जल्दी पूरा करना होगा। हमें अगले स्टेप के लिए तैयार रहना है। अगले दिन स्कूल में 2 नए स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। दोनों सफेद बालों वाले बच्चे हैं। वे सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों नोबल्स हैं। वो उनका परिचय मास्टर राय की क्लास में कराता है। जैसे ही वे दोनों स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं और राय को देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो एक साधारण इंसान नहीं है। राय के अंदर एक अलग ही ऊर्जा, ऑरा, है, जो किसी दिव्य और खतरनाक शक्ति जैसी लगती है। दोनों उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिनवू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी क्रश सारा के साथ बैठने का मौका मिल जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद फ्रैंक और M21 एक जरूरी बातचीत करते हैं। फ्रैंक M21 से पूछता है, यूनियन का असली मकसद क्या है? तुमने इंसानियत को धोखा क्यों दिया? M21 शांति से जवाब देता है, हम अब नोबल्स की जरूरत नहीं समझते। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। फ्रैंक सहमति में सिर हिलाता है, शायद तुम सही कह रहे हो। वक्त बदल चुका है और अब शायद नोबल्स की जरूरत नहीं है। जब वे घर लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चे वहां पार्टी कर रहे हैं। राय उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उनके गेस्ट हैं। फ्रैंक चुपचाप बर्तन धोने लगता है। तभी M21 उससे पूछता है, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। फ्रैंक गुस्से में बर्तन साफ करते हुए बोलता है, इन बच्चों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अगर मास्टर यहां नहीं होते तो एक एक कप को मैं भूत बना देता। सारा मदद की पेशकश करती है, लेकिन फ्रैंक प्यार से मना कर देता है। जाते जाते सारा M21 के हाथ का टैटू देख लेती है, जो सिर्फ यूनियन के सिलेक्टेड मेंबर्स को दिया जाता है। वो ये बात रिजक को बताती है। रिजक कहता है, शायद यही वो शख्स है जिसे यूनियन ढूंढ रही है। दूसरी तरफ D5 के लोग M21 के आसपास मंडराने लगते हैं। रिजक M21 से सीधे सवाल करता है, तुम यूनियन के मेंबर थे, तो फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? M21 ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने यूनियन को कभी धोखा नहीं दिया। रिजक गुस्से में अपनी नोबल पावर्स दिखाता है और कहता है, सच सच बता दो, वरना अंजाम बुरा होगा। M21 अपने वोल्वरीन स्टाइल के पंजे, क्लॉस, निकालकर उसे वॉर्न करता है। इसी बीच राय और एहान को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और धमकी देते हैं, अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वरना मार दिए जाओगे। शिनवू उन गुंडों से लड़ने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्तों को एक सुरक्षित जगह भेजकर अकेला लड़ता है। उसके पास सिर्फ आयरन रोड्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो सभी को कड़ी टक्कर देता है। तभी एक गुंडा पीछे से उस पर हमला करता है और स्थिति बिगड़ने लगती है। M21 तुरंत एक्शन में आता है और अपनी अद्भुत स्पीड से सभी गुंडों को हरा देता है।
जब एक गुंडा पिस्टल निकालता है तो M21 उसके सामने आकर उसका हथियार तोड़ देता है। M21 की पावर देखकर सारे गुंडे डरकर भाग जाते हैं। शिनवू भी अपने दोस्तों को सुरक्षित करने के बाद उन गुंडों की धुलाई कर देता है। रिज़क फिर से M21 से पूछता है, यूनियन को क्यों छोड़ा? M21 शांति से जवाब देता है, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे बाकी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिज़क उसका जवाब सुनकर ज्यादा सवाल नहीं करता। डिनर के वक्त सब M21 की बातें करते हैं और यूनियन से जुड़ी चर्चाएं होती हैं। तभी D5 के मेंबर्स, जिसमें ताओ भी है, M21 को ट्रैक करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन क्लासरूम में एहान हैकिंग कर रहा होता है। अचानक वो एक पावरफुल हैकर से टकरा जाता है। एक अनजान हैकर उसे मैसेज भेजता है, तुम काफी स्किल्ड हो, शायद मुझसे भी ज्यादा। ये देखकर एहान घबरा जाता है। वो स्थिति को संभालता है और राय को सब कुछ बता देता है। रात में फ्रैंक बर्तन धोने के लिए सबको काम पर लगा देता है। लेकिन जब राय को भी काम करने के लिए कहता है तो राय खुद उठकर काम करने लगता है। फ्रैंक थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो अपने मास्टर को ऑर्डर कैसे दे सकता है। शार्क फिर से राय पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन M21 बीच में आकर उसका अटैक रोक लेता है। राय शार्क को भड़काते हुए उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे शार्क और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी D5 का लीडर फ्रैंक एंट्री करता है। M21 उसे एक डील ऑफर करता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगा और तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। फ्रैंक इस डील को मान लेता है क्योंकि उसे सबसे पहले वो जानकारी चाहिए होती है जो अब तक उनके हाथ नहीं लगी थी। राय, सहरा और रिज्क घर लौट जाते हैं। रिस्क M21 के बारे में पूछता है, लेकिन सहरा बताती है कि M21 अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ चला गया है। राय थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि M21 ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है D5 के टॉर्चर रूम में, जहां M21 को फ्रैंक और उसकी टीम जानकारी निकालने के लिए टॉर्चर कर रही होती है। फ्रैंक कहता है, हमें बताओ कि वो पावर कहां है जो तुम्हारे मिशन का हिस्सा थी। M21 इस मौके को अपने फेवर में पलट देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा, लेकिन मुझे एक डील चाहिए। मुझे यूनियन के सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता करना है। फ्रैंक उसकी नेगोशिएशन स्किल से इंप्रेस होकर डील फाइनल कर देता है। M21 कहता है, तुम्हारी टीम में एक हैकर है, उसे ये काम करने दो। बस मुझे वो सारी डिटेल्स चाहिए। फ्रैंक मान जाता है, लेकिन D5 का एक मेंबर टाओ M21 पर शक करता है। उसे लगता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रात में फ्रैंक M21 को वार्न करता है, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। M21 ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं सिर्फ अपने गोल्स पूरे करना चाहता हूं और इसके लिए जो करना पड़े वो करूंगा। दूसरी तरफ राय और रिज्क अब भी M21 के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। रिज्क कहता है, मुझे डर है कि M21 हमें धोखा देकर यूनियन का सीक्रेट रिवील कर देगा। राय गंभीर होकर कहता है, हम इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। तभी अगले सीन में शार्क, सहरा और रिज्क का आमना सामना होता है। शार्क उन पर नजर रखे होता है और उन्हें एक कोने में ले जाकर हमला करने की कोशिश करता है। रिस्क शार्क को वार्न करता है, मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों के बीच तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। शार्क अपनी स्पीड और पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन रिस्क उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। आखिरकार रिस्क अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करके शार्क को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है, मगर शार्क अपनी स्ट्रेंथ से इस अटैक को तोड़ देता है। लड़ाई और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तभी हैमर, जो शार्क के साथ था, दोनों के बीच ब्लास्ट करता है, जिससे दोनों पीछे गिर जाते हैं। रिस्क थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार शार्क अपनी ह्यूमन फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। शार्क की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रिस्क का आसानी से मुकाबला कर रहा था। उसके डिस्ट्रक्टिव अटैक्स भी काफी तेज हो चुके थे। रिस्क अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क पर इसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। शार्क कहता है, अगर तुम मेरे साथ शांति से चलोगे तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। दूसरी तरफ रिस्क उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी रिस्क शार्क की स्पाइनल कॉर्ड पर कई पंच मारने लगता है, जैसे उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही रिस्क अपना फाइनल अटैक करने जाता है, हैमर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। हैमर कहता है, अगर तुमने शांति से बात नहीं मानी तो हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। यह सुनकर शार्क खुद को उनके हवाले कर देता है। शार्क को अंडरग्राउंड बेसमेंट फैसिलिटी में ले जाया जाता है,
जहां M21 पहले से मौजूद होता है। एमर शार्क को देखते ही कहता है, M21, मुझे लगता है तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। क्या ये वही है जो हम सोच रहे हैं? दूसरी तरफ सैरा को अंदाजा हो जाता है कि रिस्क किसी बड़े खतरे में है। सैरा कहती है, मेरा रिस्क के साथ मेंटल कनेक्शन टूट चुका है। इसका मतलब है कि वो या तो खतरे में है या बेहोश हो चुका है। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। ये बात फ्रैंक और राय को पता चलती है। राय तुरंत कहता है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें तुरंत जाना होगा। फ्रैंक, राय और सैरा बेसमेंट की ओर निकल जाते हैं। सीन कट होता है और कुछ नए D5 के हाई लेवल मेंबर्स का इंट्रोडक्शन होता है। उनमें से एक मेंबर कहता है, अब हमारे पास रिस्क है। अगर हम उसे मारने की धमकी दें तो M21 जरूर अपना मुंह खोलेगा। लेकिन M21 अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, मैं अपनी मर्जी से कोई जानकारी नहीं दूंगा। यह सुनकर हैमर कहता है, तो लगता है मुझे बाकी लोगों को टॉर्चर करना पड़ेगा। एक एक करके वो सबको मारने की धमकी देता है। जब M21 को पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, तो वो उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है। उसी वक्त रिस्क भी अपने पैरालाइज होने के बावजूद खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। रिस्क कहता है, मुझे मारने की धमकी मत दो। अगर तुम्हें सच में जानकारी चाहिए तो मुझे छोड़ दो। लेकिन शार्क कहता है, मुझे तुमसे जानकारी निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे पास काफी कैदी हैं जिनके जरिए मैं सब कुछ जान सकता हूं। तभी सीन बदलता है और फ्रैंक और राय बेसमेंट फैसिलिटी की टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां उनका सामना एक नए दुश्मन से होता है जो कहता है, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। यह सुनकर फ्रैंक लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। फ्रैंक अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उसका अपोनेंट साइंटिफिक वेपन्स का इस्तेमाल कर उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब फ्रैंक का अप्रैल हैंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसकी पावर में जबरदस्त बूस्ट आ जाता है। लेकिन उसका दुश्मन अपनी गन से फ्रैंक के सिर पर फायर करने की कोशिश करता है। फ्रैंक स्पीड से अटैक को डॉज कर लेता है और दोनों फुल पावर मोड में चले जाते हैं। दूसरी तरफ शार्क और M21 के बीच एक ब्रूटल फाइट चल रही होती है। शार्क का अनुभव और स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से M21 फिर से ओवर पावर लगने लगता है। शार्क कहता है, मुझे लगता है हमें इस फाइट को अगले लेवल पर ले जाना चाहिए। M21 उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और शार्क का लाइफ ड्रेनिंग अटैक बचा लेता है। तभी M21 बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि D5 के मेंबर्स ने हर एग्जिट को ब्लॉक कर रखा है। M21 तेजी से सोचने लगता है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। तभी हैमर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे M21 घुटनों के बल गिर जाता है। लेकिन वो अपने अंदर छिपी ताकत को फिर से जगा लेता है, जैसे उसने पहले किया था। उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और इस बार शार्क को एक कड़ी टक्कर मिलती है। दोनों के बीच एक अल्टीमेट शोडाउन शुरू हो जाता है। शार्क को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने सोचा था कि M21 उनके लिए सिर्फ एक कैदी होगा। इसी दौरान D5 का लीडर बिना किसी टेंशन के पूरी लड़ाई देख रहा होता है। अचानक दो नए लोग एंट्री मारते हैं जो D5 के मेंबर्स होते हैं। रेंज उन पर अटैक करता है और उनकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उस पर किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था। तभी फ्रैंक कहता है, शायद तुमने गलत इंसान को लड़ाई के लिए चुना है। अब तुम मरने वाले हो। यह कहते हुए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। कैंसर जैसे ही हमला करता है, फ्रैंक उसके हर एक अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। फ्रैंक की स्पीड इतनी बढ़ चुकी होती है कि कैंसर ग्राउंड पर गिर जाता है। फ्रैंक कैंसर पर अटैक करने ही वाला था कि तभी राय की एंट्री होती है। जैसे ही राय आता है, पूरी जगह पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। जो लोग पहले राय से लड़ने को तैयार थे, अब उनके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। रेंज भी सोचता है, क्या ये वही है जो इन सबका असली लीडर है? फिर भी वह राय से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राय के सामने वह झुक जाता है। दूसरी तरफ सारा अपने सोल वेपन का इस्तेमाल करके एक बड़ा अटैक करती है। उसका हथौड़ा इतना पावरफुल होता है कि सामने वाले को जमीन में धकेल देता है। तभी उसे नजर आता है कि फ्रैंक भी एक नोबल है जो अपनी स्ट्रेंथ और मजबूत इरादों के साथ लड़ाई कर रहा है। फ्रैंक और परपज के बीच आखिरी लड़ाई चल रही होती है। परपज अपने साइंटिफिक वेपन का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्रैंक बड़ी आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। परपज को अपनी बहन की यादें आने लगती हैं, जिससे वह थोड़ा भावुक हो जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी ओर
सारा देख रही होती है कि पर्पज हारने वाला है। फ्रैंक उस पर अपनी गन पॉइंट करता है और एक जोरदार ब्लास्ट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि M21 और बाकी सभी लोग जिंदा हैं। सबके सिर पर पट्टियां बंधी होती हैं। राय अपनी शक्तियों का अधिक इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ा कमजोर हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फ्रेंड उसके पास आता है और माफी मांगता है कि उसने बिना पूछे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। राय उसे माफ कर देता है और कहता है, तुम अभी भी मेरे साथी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगली रात सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और मस्ती भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी राय को लगता है कि उसे इन सब से अलग हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ एखान और उसके दोस्त स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल में सभी उन्हें देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वे अब फेमस हो चुके हैं। एखान काफी हैंडसम लग रहा होता है, जिसकी वजह से लड़कियां उसके पीछे दीवानी हो जाती हैं। एखान मजाक में शिन से पूछता है, तेरे हिसाब से लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना चाहिए? शिन पहले मना करता है, लेकिन फिर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। राय भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जो सबके लिए सरप्राइजिंग होता है क्योंकि राय कभी किसी से मदद नहीं मांगता। फ्रैंक अपने जवानी के दिनों की यादों में खो जाता है। एखान सोचता है कि फ्रैंक के पास जरूर कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, लेकिन उसे नहीं पता कि फ्रैंक एक सीधा सादा बंदा है, जिसका अब तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रहा। फ्रैंक एक गॉड गिफ्टेड इंसान है, जिसकी तरफ लड़कियां बिना किसी कोशिश के आकर्षित हो जाती हैं। शिन को एक आइडिया आता है, शायद एक अच्छा सा लव लेटर लिखकर वह सारा को इम्प्रेस कर सकता है। शिन रेस के पास जाता है, क्योंकि वह हमेशा सारा के साथ रहती है। रेस पहले बताने से मना कर देती है, लेकिन फिर M21 और शिन की एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। बाद में वे लाइब्रेरी में जाते हैं और लेटर लिखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन शिन को लेटर लिखना नहीं आता, तो वह गलत लिख देता है और पेपर को मोड़कर फेंक देता है। तभी वह देखता है कि राय पहले से ही वहां मौजूद है। सीन शिफ्ट होता है और हम बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं, जहां सभी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। शिन सोचता है कि अपनी बास्केटबॉल स्किल्स से वह सारा को इम्प्रेस कर लेगा, लेकिन राय भी कोर्ट में आ जाता है। राय का ऑरा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। राय बड़े स्टाइल से बॉल उठाता है और खेलने लगता है। तभी M21 भी कोर्ट में आता है और दोनों के बीच राइवलरी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को हराने के लिए ही खेल रहे हों। M21 बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन राय आसानी से उससे बॉल छीन लेता है। शिन ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसकी पूरी इज्जत दांव पर लग चुकी थी। शाम को सारा वापस आती है और शिन को एक नोट देती है जो उसने लिखा था। शिन कंफ्यूज हो जाता है। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम्हें कुछ कहना था तो सीधे कह देते, ये ज्यादा अच्छा होता। ये सुनकर शिन कहता है, नहीं, वो लेटर तुम्हारे लिए नहीं था। सारा बस हंसकर वहां से चली जाती है और शिन खुश हो जाता है कि कम से कम सारा उसके सामने हंसी तो सही। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है और सभी उसके लिए खुश होते हैं। दूसरी तरफ राय अपने दोस्तों को समझाता है कि उनकी यादें मिटानी होंगी, ताकि उनका राज कोई इंसान न जान पाए। पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन राय की बात समझकर वे मान जाते हैं। राय उनकी यादें मिटा देता है। अगले दिन हमें लुडोनिया नाम की जगह दिखाई जाती है, जहां एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, उज्ज्वल, जो एक परिवार का लीडर है। जैसे ही वो स्कूल आता है, राय और फ्रेंड उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। उज्ज्वल अपने ग्रैंडपा को देखकर सिर झुका लेता है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, इंसानों के साथ क्या कर रहे हो? तभी फ्रेंड की एंट्री होती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की टेंशन बढ़ जाती है। नोबल सोसाइटी में कुछ पुराने लीडर्स के मरने की खबर मिलती है और अब उनकी बेटी सारी जिम्मेदारी संभाल रही है। दूसरी ओर नोबल वर्ल्ड के कुछ लोग छुपकर गुप्त चर्चाएं कर रहे होते हैं। फ्रेंड को शक होता है कि कहीं राय और सुपर ह्यूमंस मिलकर नोबल्स को हराने का प्लान तो नहीं बना रहे। सीन वापस शिफ्ट होता है एक बड़े फाइट सीक्वेंस पर। फ्रेंड और कुछ ताकतवर नोबल्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फ्रेंड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक ब्लैक स्फेयर बनाता है, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादा पावर का उपयोग उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और फ्रेंड बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ राय एक महल के अंदर होता है, जहां एक नोबल उसे सर्वेंट समझ लेता है। उसे नहीं पता था कि राय एक शैडो नोबल है, जो बुरे नोबल्स को सजा देने का काम करता है। तभी रेंजर और ग्रेस वहां आते हैं और राय के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि राय का असली स्टेटस सबके लिए एक रहस्य था। रेंजर कहते हैं, हमें फ्रेंड को ले जाना होगा।
ये लॉर्ड का ऑर्डर है। राय खड़ा होता है और कहता है, फ्रेंड अब मेरे अंडर रहेगा। वो अब मेरा साथी है। इसके बाद फ्रेंड राय का सबसे भरोसेमंद रक्षक बन जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन गजेल राय से मिलने आता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रेंड के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। इससे तुम दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ जाएगी। तुम जितने दिन जियोगे वो भी उतने दिन जिएगा। फ्रेंड ये सुनकर मना कर देता है और कहता है, मैं एक इंसान हूं, मुझे इतनी लंबी जिंदगी की जरूरत नहीं। ये सुनकर लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं, अगर राय राजी है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। फ्रेंड के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। तभी एक दूसरा नोबल उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। फ्रेंड अपना आपा खो बैठता है, लेकिन राय और लॉर्ड सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। जब फ्रेंड को होश आता है तो वो राय को अपने सामने खड़ा देखता है। वो फैसला करता है कि अब वो राय के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। गजेल उसे चेतावनी देता है, धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना राय खुद तुम्हें संभालेगा। फ्रेंड कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से थोड़ा असहज हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड का पोता दिखाई देता है, जो जापान जाने का फैसला करता है। जापान में सारा और फ्रेंड की मुलाकात होती है। तभी एक सुपरह्यूमन एंट्री करता है, जो सारा के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। वो फ्रेंड को फाइट के लिए भड़काता है। राय और सारा समय पर पहुंचकर स्थिति संभाल लेते हैं। सारा उस सुपरह्यूमन से कहती है, मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, अब मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर वो सुपरह्यूमन उदास होकर वहां से चला जाता है। रात को सारा रेस से मिलकर बताती है कि वो सुपरह्यूमन अब उसके लिए खतरनाक बन चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो सभी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। राय ये सुनकर फ्रेंड को सारा की सुरक्षा में भेज देता है। सुपरह्यूमन जब बार बार सारा पर हमला करता है तो राय और गजेल का एक एजेंट लॉर्ड का ऑर्डर लेकर वापस आता है। ऑर्डर में लिखा होता है कि सारा को लुटिया वापस ले जाया जाएगा। सारा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फ्रेंड, जो अब काफी बेबस महसूस कर रहा होता है, राय के सामने अपनी हार मान लेता है। वो राय से माफी मांगते हुए कहता है, मैं अपने किए का खुद जिम्मेदार हूं। इस बीच हमें पता चलता है कि गेलो को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारा भी अब लॉर्ड की कस्टडी में है। राय और उसके जासूस सारा और गेलो को वापस लाने के लिए एक जंगल के रास्ते से प्लान बनाते हैं। फ्रेंड जंगल के रास्ते एक पुरानी हवेली के पास पहुंचता है। वहां उसे पुराने लॉर्ड की एक और विरासत दिखाई देती है, जो कुछ अनोखे आर्टिफैक्ट्स और नाइट्स के रूप में होती है। उस समय एक वफादार नाइट कहता है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने पहले भी हमारी जान बचाई थी और हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। उसी दौरान राय को पता चलता है कि सारा और गेहलू की लोकेशन कंफर्म हो गई है। वो आदेश देता है कि उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। दूसरी तरफ गेजल और उसके लोग एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनाने के लिए जाल बिछाते हैं, ताकि दुश्मनों का ध्यान पैलेस से हटाकर उन पर केंद्रित हो जाए। सारा को बचाने के लिए एक और नाइट सामने आता है, जो सारा को किडनैप करने वाले व्यक्ति से सीधी लड़ाई करना चाहता है। सारा अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करती है, जिसे उसने पहले सबमिट किया था। वो पूरी ताकत के साथ फैमिली हेड से लड़ती है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कोई सफल हमला नहीं कर पाती। दूसरी तरफ राय के रास्ते में कुछ और रेंजर्स रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि राय के उनसे पहले से अच्छे संबंध होते हैं, वो बिना लड़ाई के उनसे आगे बढ़ जाता है। अंत में M21, जो एक और सुपरह्यूमन के साथ आता है, जेल के गार्ड्स के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। तभी उसका सामना गेजल के पोते से होता है, जो उसे शारीरिक रूप से हरा देता है। राय और फ्रेंड दूर से ये सब देख रहे होते हैं। तभी सारा अपने सोल वेपन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फैमिली हेड को हराने की आखिरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ राय के एजेंट और भी रेंजर्स से टकरा जाते हैं, लेकिन उनका पहला फायदा पुराने अग्रीमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से वो उन्हें समझाने में कामयाब हो जाते हैं। लड़ाई की तीव्रता और बढ़ जाती है जब फैमिली हेड और नाइट्स के बीच एक और शक्तिशाली मुकाबला शुरू होता है। राय भी अब खुद एक्शन में आने के लिए तैयार हो जाता है। जिन लोगों ने EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया था, वो खुद को लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले से ही सक्रिय होती है। कोई भी गोली वहां से गुजरते ही बिजली के झटके से प्रभावित होती है। ये सब पलक झपकते ही होता है। यही योजना पाल ने बनाई थी।
तभी M121 को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे एनिमी कमांडर और भी ज्यादा बौखला जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और वो बिना सोचे समझे लड़ाई करने लगता है। राय ये सब देख रहा होता है और अपने दोस्त को उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने को कहता है। राय का सामना रेंजर के सबसे बड़े पोते से होता है। वो कहता है, अगर तुम हमारे साथ आ जाते तो तुम्हें सिर्फ लुडोनिया में रहना पड़ता। वैसे भी तुम फैमिली हेड बनने वाले हो। तुम्हारे दादा को इन लोगों ने पहले ही बंदी बना लिया है। ये सुनकर राय गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना हमारी दोस्ती मिट्टी में मिल जाएगी। फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रेंजर का पोता अपनी शक्तियों का सीमित उपयोग करते हुए लड़ता है। दूसरी तरफ M21 को रेंजर का छोटा भाई जबरदस्त टक्कर दे रहा होता है। उसके हमले काफी खतरनाक होते हैं। बाकी सुपरह्यूमन ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि रेंजर का छोटा भाई एक प्योर ब्लड नोबल होता है, इसलिए वो सभी से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। जब वो M21 पर एक घातक हमला करने की कोशिश करता है, तभी एक और योद्धा उसका पैर पकड़ लेता है। उसी वक्त ग्रेंजल ये खुलासा करता है कि प्रीवियस लॉर्ड ने ही उसे यहां बुलाया था। वह बताता है कि उसे भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखने के लिए यहां भेजा गया था। उसके शब्द सुनकर करंट लॉर्ड हैरान रह जाता है। करंट लॉर्ड की बेटी भी अपने पिता की सच्चाई जानकर भावुक हो जाती है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच एक नोबल वॉरियर कहता है, मैं भी प्रीवियस लॉर्ड का पोता हूं। अगर उन्हें सजा मिली है तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। करंट लॉर्ड और ग्रेंजल को उनकी पदवी वापस मिल जाती है। सेरा और रिसर्चर को भी उनका सम्मान और अधिकार लौटा दिया जाता है। एक इमोशनल सीन में करंट लॉर्ड ग्रेंजल से माफी मांगते हुए कहती है, शायद मेरी वजह से तुम्हारे पिता का भरोसा तोड़ा गया। वो मुझे फैमिली हेड बनाना नहीं चाहते थे। वह उसे अपनी फैमिली स्वॉर्ड लौटाकर उस पल को खत्म करती है। दूसरी ओर राय भी माफी मांगता है और कहता है, शायद मेरी गलती थी कि तुम्हें समझने में देर कर दी। तब करंट लॉर्ड राय से कहती है, हम सभी जानते हैं कि तुमने मेरे पिता के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है। तुम हमेशा उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति रहे हो। फिर राय अपने फ्रेंड से कहता है, अब तुम मेरे सेवक नहीं हो, बल्कि मेरे बराबर हो। हम एक ही स्तर पर हैं। कहानी का अंत शांति भरे माहौल में होता है, जहां राय, सेरा, शिन और M21 अपनी सामान्य जिंदगी जीते नजर आते हैं।